गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो सर, कल हमने हमारा पहला चैप्टर जीएसटी का शुरू करा था और इस पहले चैप्टर में हमने झूला नंबर 1 देखा था और झूला नंबर 2 में हमने सिर्फ थोड़ी सी बात देखी थी। सर, ये झूला नंबर 1 झूला नंबर 2 क्या है? बेसिकली हमारा पूरा जीएसटी का प्रोसेस कैसा चलेगा, ये हमारी और आपके बीच में डिस्कशन हो गया था कि पहले हम चेक करेंगे क्या गुड्स एंड सर्विसेज है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो हम आगे बढ़ेंगे और ये चेक करेंगे क्या सप्लाई है या नहीं है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है तो फिर कोई जीएसटी की बातें होने वाली नहीं है। फिर सप्लाई के आगे जाएंगे, फिर चेक करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो जीएसटी की बात होगी, पर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब अगर एक्सपोर्ट का केस है, तो हम जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। फिर देखेंगे रजिस्टर्ड पर्सन और फिर लास्ट में देखेंगे हम क्या, एग्जम्पशन। गुड्स एंड सर्विसेज वाले झूले में हमने क्या क्या देखा था सर? गुड्स एंड सर्विसेज में हमने देखा था गुड्स का मतलब होता है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग थिंग्स ग्रास अटैच टू द लैंड एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स का पार्ट बनेगा। सर्विसेज की डेफिनेशन में हमने देखा था एनीथिंग अदर देन गुड्स, वो क्या कहलाएगा? सर्विसेज। दो चीजें हैं जो ना गुड्स कहलाएगी जो ना सर्विसेज कहलाएगी। वो दो चीजें कौन कौन सी है सर? मनी और सिक्योरिटीज। इसका मतलब है पैसे के लेन देन पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। मैं आपको लोन दूंगा या बैंक आपको लोन देगी, उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। और आप रिलायंस का शेयर खरीदो, पेटीएम, खैर छोड़ो, पेटीएम का शेयर वेयर खरीदो, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदोगे, फिर भले आप 100 करोड़ का खरीदो, 1000 करोड़ का खरीदो, उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें होने वाली नहीं है। आपका तो दिमाग ऐसे चमकना चाहिए, जब आ जाए एनएससी, जब आ जाए बीएससी, तब हर्षद मेहता नहीं, तब नो जीएसटी, है ना। जब आ जाए एनएससी, जब आ जाए बीएससी, तब हर्षद मेहता नहीं, तब क्या? नो जीएसटी। ठीक है, तो एनएससी बीएससी के कोई सा भी स्टॉक हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, म्यूचुअल फंड हो, फिर फ्यूचर्स हो, डेरिवेटिव हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कमोडिटी मार्केट होता है, इन सब पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी पे तो जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, इन सब पे क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, ट्रांजैक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज पे हम जीएसटी वीएसटी की बातें करेंगे। मनी पे तो जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर मनी में मैं अगर अलग से कुछ कन्वर्जन चार्ज ले रहा हूं तो क्या उसमें हम जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ सर, उस पे हम जीएसटी की बात करेंगे। इसका हमने एग्जांपल दिया था कि सर आपके पास 10 लाख रुपए, आपके एक दिरहम का भाई प्राइस है कितना? 250 रुपीज। कायदे से आपको 4000 दिरहम मिलने चाहिए, पर आपको मिल कितने रहे? क्योंकि 100 दिरहम का लग रहा है क्या, तो ना हम 4000 दिरहम पे जीएसटी की बात करेंगे, ना हम 3900 दिरहम पे जीएसटी की बात करेंगे। सिर्फ हम किस पे बात करेंगे? 100 दिरहम, डेट इज 25,000 रुपए पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है, एक और चीज, इंटरेस्ट को क्या मानेंगे सर? लोन तो आउट है, पर जो लोन पे इंटरेस्ट है वो क्या सर्विसेज मानेंगे? हाँ सर, उसे सर्विसेज मानेंगे, पर मैंने आपको आगे का नॉलेज भी दे दिया कि इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें होने वाली नहीं है। इधर तो नहीं, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है एग्जम्पशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरेस्ट रहता है उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें नहीं करें। बोलो, बात क्लियर है क्या? इसके बाद हमने देखा था कोई भी करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमस्मैटिक वैल्यू। न्यूमस्मैटिक वैल्यू मतलब आपके ओल्ड कॉइन्स, करेंसी नोट्स, इनके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। फिर हमने देखा था कि सर पहले झूले के बाद दूसरा झूला जिसका नाम था क्या? सप्लाई। सप्लाई में हमने बोला था 3 चीजें होना चाहिए। क्या क्या? गुड सर्विसेज, फिर और होना चाहिए आपका क्या? बिजनेस। इसमें सर आपने हमको एक बात बता दी थी, गुड्स और सर्विसेज, और हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन का बेसिक मतलब आपने बताया था कि सर समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यू। इसमें बहुत सारे सर्कुलर आए थे, जिसमें हमने एक सर्कुलर देखा था, वो सर्कुलर ऐसा था कि सर जो डोनेशन रहता है, किसको डोनेशन? डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जब भी आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हो
और चैरिटेबल ट्रस्ट बदले में आपका नाम लिखवा रहा है, क्या इसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे क्या? तो सर हमने यहाँ पे देखा था पूजा नाम की लड़की है और साईं बाबा ट्रस्ट है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो पैसा देगा वो कौन कहलाएगा? रिसीवर, और जिसे पैसा मिलेगा वो कौन कहलाएगा? सप्लायर। तो सर 10,000 रुपए बेंच डोनेट करी इसने, और इसने चैरिटेबल ट्रस्ट को कहा कि एक काम करो, इधर लिखो क्या? डोनेटेड बाय पूजा। सिर्फ ये मात्र लिखने से डोनेटेड बाय पूजा क्या क्विट प्रो क्यू हो जाएगा? क्या समथिंग इन रिटर्न हो जाएगा? सर यहाँ पे कुछ समथिंग इन रिटर्न नहीं होगा। दिस इज सिंपल एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है ना? दिस इज सिंपल एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। दिस डजंट एम टू एडवर्टाइजमेंट और एनी कमर्शियल गेन। पर सर दूसरा एग्जांपल आपने लिया था साहिल सर का, और आपने भी सर 10,000 रुपए की बेंच डोनेट करी। यहाँ पे डोनेटेड बाय साहिल बगाई के साथ एक और चीज क्या लिखवाई? न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 Feb। अब जैसे ही आपने ये लिखवाया ना न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 Feb, तो सर यहाँ पे नेचर का क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का नेचर होगा, क्या जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ सर जीएसटी की बातें करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि सर हम इसमें आंसर लिखेंगे तो 3 बातें जरूर जरूर लिखेंगे। कौन सी 3 बातें? पहला, चैरिटेबल पेमेंट एज ए कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, और पर्पस इज व्हाट? फिलैंथ्रोपी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एग्जाम का, देखा था आपने एग्जाम का क्वेश्चन, 2 नंबर में आया था वो एग्जाम का क्वेश्चन। देखते हैं यार अपन फटाफट से वो क्या था। किसने लिखा है क्या वो? बहुत बढ़िया। जिसने लिखा हो बहुत बढ़िया, और जिसने नहीं लिखा हो आज हम सीख भी लेंगे कि एग्जाम में कैसे क्या लिखना है। ठीक है, आज तारीख कौन सी है? अच्छा 6 तारीख है। हंसे क्यों आप लोग? क्योंकि मैं हंसा इसलिए है ना? चलो, क्योंकि कल 7 तारीख है। अच्छा चलो, क्वेश्चन ऐसा था, मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़, आप देख रहे हो सोनू जी को, परचेज अ वाटर कूलर फ्रॉम मल्होत्रा ब्रदर्स ऑफ होशियारपुर फॉर 25,000। ठीक है, सोनू भाई ने वाटर कूलर परचेज करा टू डोनेट इट टू द टेम्पल। वाटर कूलर किसको डोनेट कर रहा है? ये टेम्पल। मिस्टर सोनू डायरेक्टेड टू इंग्रेव द वर्ड्स ऑन द वाटर कूलर डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू। वाटर कूलर पे एक और चीज लिखवा देना, क्या? डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू। मुझे बताओ क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें होगी? सर सिर्फ नाम लिखवाने से क्या कंसिडरेशन आएगा? नहीं सर, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? फटाफट से अगर आपको बात क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। मुझे पूरा भरोसा आप कर लोगे। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, मेरे पे भरोसा आप कर लोगे। द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डीटी बताओ ऑफ मिस्टर अमन गोयल। ये अमन वो अमन नहीं जो अमन आप समझ रहे हो, वो अमन गुप्ता है, ये अमन गोयल है। ठीक है, एंड हिज फैमिली लोकेटेड एट बैरी हरियाणा। ठीक है, द टेम्पल इज रन बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। एक और चीज, ये सेक्शन 12AA, 12AB, 1023C, ये सब सीए फाइनल में आपके कोर्स में आएगा, जहां पे आप चैरिटेबल ट्रस्ट का टैक्सेशन सीखोगे। जैसे अभी इंटर लेवल पे आप क्या सीखोगे? इंडिविजुअल, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, इनका टैक्सेशन सीखोगे। फाइनल लेवल पे आप क्या सीखते हो? कंपनी का टैक्सेशन, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का टैक्सेशन। तो फाइनल लेवल पे वो वाली बातें करते हैं। आपको तो सिर्फ किससे लेना देना है कि सर ये रजिस्टर्ड है। क्या है भैया? ये रजिस्टर्ड और चैरिटेबल होना चाहिए। ठीक है, फैमिली हैज गॉट, बाप रे बाप, अनशेकेबल, क्या क्या शब्द लिखते भाई तुम, एग्जाम की लैंग्वेज ऐसी लिखते ना वो, अनशेकेबल फेथ। बताओ, इन देयर एंसेस्ट्रल डीटी। कौन है इनका डीटी? मिस्टर अमन इज अ बिग एंटरप्रेन्योर हैविंग फ्लरिशिंग बिजनेस ऑफ टाइल्स इन गुरुग्राम। अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड, भारी पैसा यार, 10 लाख टू द सेट टेम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटिंग हॉल इन द टेम्पल। कम पैसा नहीं डोनेट कर रहा है, कितना? 10। ऑन द मेन डोर ऑफ सिटिंग हॉल अ नेम प्लेस स्टेटिंग
डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। क्या जीएसटी की बातें होगी क्या? बिल्कुल भी जीएसटी की बातें नहीं। पर इस क्वेश्चन को अगर मैंने बोल दिया, सीए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया सर इस बार का पेपर आप बनाओ, मैंने यहां पे लिख दिया इसकी दुकान का नाम, इसकी फर्म का नाम, इसकी कंपनी का नाम, क्या फिर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर फिर तो जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? क्या यहां पे कोई सिर्फ नाम लिखना इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन? सर ये तो हमें समझ में आ गया, सिर्फ नाम लिखना इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अब सपोज करो हमको इसी का आंसर लिखना है, तो हम कैसे क्या आंसर लिखें? ये कौन सी फाइल खुल गई यार? केमिस्ट्री नहीं है, तुम केमिस्ट्री छोड़ो उसको। कभी भी जीएसटी में कोई भी क्वेश्चन आए तो जनरली आपके क्वेश्चन का पैटर्न आप ऐसा समझना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो कंपलसरी आएगा आपका 8 मार्क्स का। कल ही मैं एक दो बच्चों की कॉपी चेक कर रहा था जो अभी पिछले अटेम्प्ट में पास हो गए, तो मैंने उनसे बोला था कि कॉपी वॉपी मंगवाओ, अच्छी चेकिंग होती है। अच्छी चेकिंग का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट अननेसेसरी कोई नंबर नहीं काटती, कोई नंबर अननेसेसरी नहीं कटते। ज्यादा लिखोगे तो नंबर कटेंगे, कट टू कट लिखोगे कोई नंबर कटने वाले नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कितने नंबर का? 8 मार्क्स का। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या लिखना है। हम जनरल कोई भी क्वेश्चन अगर आए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और अगर क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में है, एक केस स्टडी फॉर्म हो गया और एक हमारा जनरल क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये जो टेम्पल वाला एग्जाम्पल है, ये केस स्टडी फॉर्म का क्वेश्चन है। अब केस स्टडी फॉर्म में आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रोविजन, फिर एनालिसिस, और फिर सर फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको लिखना है तो लिखो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई नंबर नहीं होते, फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई नंबर नहीं रहते। तो आपको क्या क्या लिखना है भैया? प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन। एक और चीज, सर क्या हम ये वर्ड भी लिख के आए, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन? हाँ लिख के आ जाओ, उससे एक एग्जामिनर को, एक कॉपी चेकर को क्लैरिटी होगी कि ये प्रोविजन है, ये एनालिसिस है और ये क्या है आपका कंक्लूजन। प्रोविजन लिखते टाइम सेक्शन याद हो तो ही सेक्शन लिखना, अगर सेक्शन याद ना हो तो गलत सेक्शन मत लिखना, क्योंकि जैसे ही वो पहली लाइन पढ़ेगा आगे का क्वेश्चन आपका पढ़ा भी नहीं जाएगा, नो मैटर आपका एनालिसिस करेक्ट है, कंक्लूजन करेक्ट है। तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आपको लिखना ही नहीं है सेक्शन। एक और चीज, जीएसटी और इनकम टैक्स में ये खास करके बात याद रखना, अगर आपने ऐसा भी लिख दिया ना कि एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो भी गलत है। अगर सेक्शन नहीं हुआ तो, जैसे अभी ये जो डोनेशन वाला है इसका कोई सेक्शन नहीं है, ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन। सर सीबीआईसी कौन है भला? सीबीआईसी इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। जैसे डायरेक्ट टैक्स में होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है हमारा? सीबीआईसी। टाइम टू टाइम जीएसटी लॉ में बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, वर्ड ध्यान रखना, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस सीबीआईसी लाता रहता है। सेक्शन तो बन गया, पर सेक्शन बनने के बाद बहुत सारे लॉ में क्लैरिटी चाहिए रहती, जैसे जो टेम्पल है, जो डोनेशन है, इसमें क्लैरिटी चाहिए थी, तो सेक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ था सप्लाई का, क्लैरिटी चाहिए हुई थी, इसलिए क्या आते हैं? क्लैरिफिकेशन। तो बेटा अगर क्लैरिफिकेशन है और आपने लिखा एज पर द रिलेवेंट सेक्शन, तो गलत हो जाएगा। अच्छा आप ऐसा लिख सकते क्या, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन? 100% लिख सकते, मत लिखो, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन मत लिखो। क्लैरिफिकेशन और प्रोविजन में बहुत अंतर होता है। प्रोविजन इज जनरली सेक्शन ओनली, लॉ ओनली, इसलिए अगर कोई क्लैरिफिकेशन के थ्रू चीज आई है,
सेक्शन के थ्रू आई है तो आप लिखो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन, पर कोई चीज अगर क्लैरिफिकेशन के थ्रू आई है तो उसमें ऐसा भी मत लिखो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट में वो है ही नहीं। पूरे सीजीएसटी एक्ट को छान मारोगे तो ये टेम्पल वाली बात कहीं लिखी नहीं है, क्योंकि वो बात एक्ट में तो है ही नहीं। ये तो एक्ट के बाद बहुत सारे क्या आते हैं, और क्लैरिफिकेशन को एक्ट में थोड़ी डालेंगे। अरे हजारों क्लैरिफिकेशन आए हुए हैं, तो क्या हजारों क्लैरिफिकेशन को उठा के एक्ट में डालेंगे क्या? नहीं। तो भैया आपको हमेशा याद रखना है कि जब क्लैरिफिकेशन आएगा आपको लिखना है एज पर द सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। जब सेक्शन की बात आएगी दोस्त तो आप लिखोगे एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन याद होगा तो सेक्शन लिखोगे, और अगर सेक्शन याद नहीं होगा तो सेक्शन नहीं लिखो। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो अब सर आपको इसका आंसर लिखना है। अब मुझे आप एक बात बताना, इसी क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं कैसे आंसर लिखता? ये प्रोविजन लिखना है मुझे यहां पे एज पर हाँ जी पूरी लाइन, डोनेशन बाय कौन सा डोनर? इंडिविजुअल। हाँ अब इधर आप ध्यान देना, सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, अंडरलाइन जरूर जरूर करना। जनरली बच्चा क्या दिक्कत करता है ना, आंसर तो लिख के आता है, अंडरलाइन नहीं करता है। अब उसका डाउट ये रहता है कि सर मुझे तो लगता है सब इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इंडिविजुअल। दूसरा क्या है? बस। और बाकी सिर्फ झाकीबाजी, बाकी सिर्फ क्या है? झाकीबाजी। अब सर मैंने आपको सिखाया ना कितने पॉइंट लिखने? 3 पॉइंट। हमेशा याद रखना, ये मंत्र याद रखना, ऑडिट हो, लॉ हो, डीटी हो, आईडीटी हो, ऑलवेज ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स। पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो प्लीज राइट पैरा पॉइंट्स। प्लीज राइट व्हाट? पैरा पॉइंट्स। कोई भी ये ना करे एक ही सुर में आंसर चालू करा और प्रोविजन चालू करा, खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, और सपोज करो ये लड़की ने बोला कि सर मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, इसने मेरे लिए खाना बनाया। दोस्त मुझे एक बात बताना, और इस लड़की ने भी मेरे लिए खाना बनाया। इस लड़की ने जब खाना बनाया ना, इसकी थाली में सब एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था, इसकी थाली में सब सिस्टमैटिक था। दाल का अलग, पनीर का अलग, गुलाब जामुन का अलग, फिर रोटी का अलग, सबका अलग अलग था। ऑल्दो टेस्ट इसका अच्छा है, वो मास्टर शेफ है, पर मैं चखूंगा ही नहीं तो मुझे टेस्ट मालूम कैसे पड़ेगा? अगर उसका टेस्ट खराब भी है पर एटलीस्ट मैं चखूंगा तो सही। आ रही है बात समझ में? सर हमेशा याद रखना, हमें गुड़ गोबर नहीं करना है कि प्रोविजन लिखना शुरू करा तो बस एक ही में लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, उससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। ठीक है सर? ठीक है। 3 कंडीशन, कौन कौन सी 3 कंडीशन? बोलो फटाफट से, अभी तक तो आपको याद हुई होगी ना। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहला, बहुत बढ़िया, डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर हमारी राइटिंग जन्म जाति खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन छोड़ के लिखो। इंस्टीट्यूट आपसे 1000-1500 रुपए लेता है कॉपी के, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन छोड़ के लिखो, पर साफ सुथरा लिखो। राइटिंग के नंबर नहीं कटते, साफ सुथरा नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तुम क्या करते हो ना, लिखा, आधे बच्चों की दिक्कत है नहीं, ओवर राइटिंग करने से। आप मुझे एक बात बताओ, ओवर राइटिंग क्या बताता है? ओवर राइटिंग बताता है कि तुमको तुम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
रियल लाइफ में मुझे बताओगे, मेरे पास कोई क्लाइंट है, उसको इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी दी, मैंने दे दी, वो नीचे गया, मैंने फोन करा, मैंने बोला वापस ऊपर आओ, वो गलत बता दिया था आपको, फिर वो वापस नीचे गया, एक बार वापस ऊपर आओ। अरे भाई, ओवर राइटिंग करोगे इसका मतलब है आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तभी तो आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर लिख रहे हो। अगर कॉन्फिडेंस रहता है तो चीजें कटती नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि हम लिख के काट रहे हैं। सर ऐसे डराओ मत, हमारा रिजल्ट है, हमको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अरे डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा, हाँ चलो ये तीसरा हो गया। पर्पज इज philanthropic, that is it leads to no advertisement और कमर्शियल गेन। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया। और थर्ड, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। अच्छा ये तो बिल्कुल याद रखना कि आप ये मत सोचना कि समय की कमी पड़ेगी, बिल्कुल भी समय की कमी नहीं पड़ने वाली। एमसीक्यू इज अ गेम चेंजर, एमसीक्यू कम टाइम लेते हैं तो टाइम की कमी आपको नहीं पड़ेगी। अगर सोचने में ज्यादा समय लग रहा है तो कमी लगेगी, अगर अपना 3-4 बार रिवीजन हुआ होगा तो आपको कम ही टाइम लगेगा। सर इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, प्रोविजन। इसके बाद आप क्या लिखोगे? आपको सप्लाई के नोट्स मिले, अभी तक नहीं मिले? अब एनालिसिस जब भी लिखो ना तो हमेशा क्वेश्चंस की लाइन जरूर पिकअप करो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतना बड़ा हमें एज इट इज नहीं छापना है, क्वेश्चन तो उन्होंने छाप के दिया। एनालिसिस का मतलब सिंपली होता है आप अपना दिमाग लगा रहे हो। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन देखो, अ नेम प्लेस चीटिंग डोनेटेड बाय अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट है। सिर्फ यहाँ पे मैं कितना क्या लिखूंगा सर, अमन गोयल डोनेटेड ₹10 लाख एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मैं वर्ड क्वेश्चन में से चुराऊंगा, इनग्रेव्ड, मैं वर्ड कहां से चुराऊंगा, क्वेश्चन में से चुराऊंगा। एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या डोनेट करा था? सिटिंग हॉल, क्या सीन था इसका, डोनेट क्या करा था? अच्छा सिटिंग हॉल।
देखो, ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड ओनली engraving of name doesn't aims at advertisement और पब्लिसिटी। क्योंकि पूरा क्वेश्चन में सर सर्कुलर आया ही सिर्फ एक वर्ड के लिए, वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। पूरा सर्कुलर का आप देखोगे तो क्रक्स सिर्फ एक लाइन का ही है कि भैया इसे एडवर्टाइजमेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ऑल द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड ओनली इंग्रेविंग ऑफ नेम डजंट एम एट एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। ये हो गया मेरा क्या? एनालिसिस। इसके बाद लास्ट लाइन कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर आप 4 लाइन का लिख रहे हो इसका मतलब वो कंक्लूजन नहीं है। मैक्सिमम कंक्लूजन 2 लाइन का। ट्राई टू सम अप इन सिंगल लाइन, ट्राई टू सम अप इन सिंगल लाइन, पर सिंगल लाइन में नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम कितनी लाइन का? 2। कंक्लूजन के लिए वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा क्या है इसने? क्या पूछा? क्या जीएसटी की बातें होगी कि सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी इस पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या नहीं है? सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो इस पे हम जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन में सिंपली आप क्या लिखोगे? जीएसटी विल नॉट बी लेविएबल सिंस कंसिडरेशन ब्रैकेट में दैट इज ठीक है। और एक और चीज सर हम अंडरलाइन करेंगे, जरूर जरूर करेंगे, इसमें था डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये फिलैंथ्रोपिक, ठीक है ठीक है, हाँ ये एडवर्टाइजमेंट, और जीएसटी विल नॉट सिंस कंसिडरेशन इज नॉट देयर। बस भाई 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 दे देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर देगा वो। ऑडिट पढ़ा है अभी आपने? ऑडिट अभी आप पढ़ोगे ऑडिट, फिर अपन उसमें डिस्कशन करेंगे। लॉ तो पढ़ा ही है ना आपने? तो लॉ में आप आंसर लिखते हो, आपको आता सब है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको आता नहीं है। इतना सिंपल सा तो पॉइंट है, आता सब है। दिक्कत सिर्फ एक जगह पे हो जाती है, हमें लिखने में समझ नहीं आता। और मैं आपको ऐसा लिख के बता रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको बताता कि देख बेटा क्वेश्चन बैंक में ऐसा लिखा हुआ है, तेरे को ऐसा लिखना है। छोड़ो ना, 1-2 क्लासेस ज्यादा लगी, पर अल्टीमेटली जब खुद सर लिख के दिखाते ना, वो ऐसा लगता है बच्चों को कि यार सर अब बोलना बहुत आसान है यहाँ पे लिखे, पर जब खुद लिखते ना तो बहुत सारी दिक्कत आती है। वो बहुत सारी दिक्कत हमें भी आती, सोचना पड़ता है। तो सोचना पड़ता है, उसके बाद ही लिखना शुरू करना। कोई भी आंसर लिखो तो पहले माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी है। माइंड मैपिंग करो, उसके बाद आंसर लिखो। आया समझ में? बोलो पक्का? किसी ने आंसर लिखा था तो उसकी कंडीशंस मैच हो रही है क्या? थोड़ी बहुत भी, मतलब इसने 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, बहुत बढ़िया। अगर आपने 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 2 में से 2 मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको आज भेज दूंगा इसी सेम पैटर्न पे, आप लिख के बता दो, ठीक है। बढ़ू आगे? नहीं, 2 मार्क्स में इतना बड़ा नहीं लिखना है। 2 मार्क्स में बस आपको ये 3 कंडीशन लिखना है और 1-2 लाइन का एनालिसिस और कंक्लूजन लिख के आना है, ठीक है। 2 लाइन का अगर एग्जाम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो अपने को फिर इतना बड़ा नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको 4 मार्क्स के हिसाब से बताया, ठीक है। 2 मार्क्स में इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 मार्क्स में बस ये 3 कंडीशन लिखो, कंक्लूजन लिखो और बोलो माता रानी की जय, ठीक है। हाँ बोल बेटा। चलेगा, क्योंकि मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस का अलग से नहीं बनाया। हाँ हाँ चलेगा, वही करना है। क्योंकि क्या करोगे ना बेटा, अगर तुम फैक्ट्स भी लिखने जाओगे तो और आपका टाइम किल होगा। और इंस्टीट्यूट में फैक्ट्स के कोई नंबर ही नहीं है, 1 नंबर नहीं है फैक्ट्स का, 1 नंबर नहीं है फैक्ट्स का।
वो बस ऐसा मन को संतुष्टि देना जैसा है कि प्रोविजन लिखा, फैक्ट्स लिखा, एनालिसिस लिखा और कंक्लूजन लिखा। फैक्ट्स लिखने का कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। उनकी मार्किंग स्कीम होती है। मार्किंग स्कीम में सबसे पहले ये 3 देखेंगे, ये 3 लिखा हुआ है, फिर वो एक वर्ड देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, ये है तो आपको पूरे नंबर देंगे, ये नहीं है तो नंबर नहीं देंगे। और लॉजिक सी बात है, अरे तुम कहते हो हम अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में, पर ये वर्ड तो आने चाहिए ना, इसका रट्टा थोड़ी मारूंगा, ये तो ऑटोमेटिकली याद होता है। हाँ सर फिलेंथ्रोपिक, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो सर, दूसरा सर्कुलर, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। समझना ध्यान से, ये आर्ट वर्क वाला क्या क्लैरिफिकेशन आया। कभी मेरे को बचपन में आपने कभी ड्राइंग बनाई है कि नहीं बनाई है? बनाई है ना, पर आपने मेरे से अच्छी तो शायद ही बनाई होगी, मेरे से भी अच्छी बनाई है, ऐसा मत करो यार। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ये क्या बोलते हैं इसको, क्या है? अरे बोट नहीं, घर है ये बोट है ये, चलो ठीक है, ये हाउस है ना, हाउस बोट। कौन बोल रहा है पेस है? पेस नहीं है बेटा, ये पेस तो बहुत बड़ा बना है ये। बिल्कुल, आप क्या मतलब, ये ड्राइंग है बेटा, है ना, ये मैंने बनाई है ड्राइंग, बहुत इसके दाम बहुत है, पर आपको इसकी कीमत नहीं होगी। आप वो नहीं हो ना जौहरी, तो आपको इस ड्राइंग की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होगी। पर मैंने क्या करा ना, ये ड्राइंग को मैं जाके लेके गया आर्ट गैलरी में। क्या मैंने ये ड्राइंग को आर्ट गैलरी में जाके बेचा कि सिर्फ रखा? रखा सर, ये तो सिर्फ आपने ट्रांसफर करा, आपने बेचा क्या? पर पेंटिंग तो आप देखो तो सही आप, सर इस पे कलर भी कर दो तो मजा ही आ जाए, इतनी शानदार पेंटिंग, तुम्हें क्या लगता है बेटा? ये जौहरी है ना, ये गई, उसने बोला यार व्हाट अ सुपर पेंटिंग, मैं वहीं पीछे खड़ा हुआ था, तो बोला वाह व्हाट अ सुपर पेंटिंग। आर्ट गैलरी से पूछा हाउ मच इज द कॉस्ट? आर्ट गैलरी ने बोला फॉर मैडम ओनली ₹1 CR। ओनली रुपीज कितना? 1 CR। मुझे एक बात बताना, आखिरकार पेंटिंग बिकी कब? पेंटिंग कब बिकी? कित या यहां पे मानूं क्या मैं? यहां पे मानूं क्या? नहीं, बस यही सिंपल सा सर्कुलर है। सर्कुलर में क्या कहा? सर्कुलर ने ये कहा कि जो आर्टिस्ट है जो आर्टिस्ट है वो अगर कोई पेंटिंग बना के सिर्फ आर्ट गैलरी में रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सप्लाई मान लो। एक्टिविटी है, बिजनेस है, पर कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन तो तब होगा जब कोई नाचीस, जब कोई जौहरी ऐसे हीरे की क्या करेगा? बोलो ना यार, पहचान नहीं, कद्र करेगा। हीरे की क्या करेगा? कद्र करेगा। जब ये कस्टमर, जब ये चूज करेगा, तब होगा हमारा क्या? सप्लाई। बोलो क्लास, डन है क्या? पक्का? तो यार देखो ना यार, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, however no consideration flow, it is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery that the actual supply takes place। सर्कुलर आने की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी सर ये सर्कुलर आते रहते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ये बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रहती है, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, अभी बिक नहीं रही है, बिकेगी कम बाद। दो क्लैरिफिकेशन क्लियर है क्या? तीसरा क्लैरिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से समझना, किसी को नो क्लेम बोनस पता है क्या? इंश्योरेंस की एक टर्मिनोलॉजी, नो क्लेम बोनस, बताओ क्या होता है? हाँ सुना है, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया नो क्लेम बोनस का? इंश्योरेंस में कितनी पार्टी होती है?
दो, एक तो इंश्योरर और एक कौन, इंश्योर्ड। ये है इंश्योर्ड और ये है क्या, इंश्योर्ड। चलो सर्कुलर पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? और आप हमेशा समझना कि जीएसटी में हम पढ़ नहीं रहे, यू आर दी लॉ मेकर्स। आप कौन हो, लॉ मेकर्स। वो मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपने लॉ सही बनाया है या गलत। तुम जीएसटी पढ़ोगे नहीं, तुम क्या करोगे, लॉ बनाओगे, ठीक है? चलो अभी पहला लॉ तुमको बनाना है, ये क्लैरिफिकेशन बस अभी अभी आया है। इंश्योर्ड है और यहां पे कौन है, इंश्योर। मैंने एक पॉलिसी लेके रखी है, पॉलिसी का क्लेम अमाउंट है 10 लाख। साल भर हो गया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्या करें, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। पर आपकी जो प्रीमियम है वो तो गई ना सर, प्रीमियम क्या हो गई, गई। मैंने एजेंट को फोन लगाया, बोला हेलो एजेंट, नहीं चाहिए मेरे को ये इंश्योरेंस की पॉलिसी, बकवास पॉलिसी, मेडिक्लेम की पॉलिसी तो ली है पर कुछ होता ही नहीं है, ना मेरा एक्सीडेंट होता है, कुछ होता ही नहीं है मेरे को। उसने मेरे को बहुत समझाया, मैंने बोला यार देखो हर महीने हर साल मेरा 25,000 का प्रीमियम जा रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। उसने बोला एक काम करते हैं, आप क्लेम मत लो। आप क्या मत लो, मैंने बोला वाह, पहले ही कुछ नहीं हो रहा है और बोल रहे हो क्लेम मत लो। उसने बोला देखो समझो, जो भी छोटे मोटे खर्चे ना आपके, मेडिक्लेम में तो मेरी इच्छा रहती है क्लेम लेना है या लो, नहीं लेना है तो मत लो, या तो मैं क्लेम ले लूं बढ़िया। इसने मुझे बोला एक काम करो, जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना उसका क्लेम मत लो। मैंने बोला उससे क्या होगा, बोले अगर आप क्लेम नहीं लोगे तो हम पता है क्या करेंगे, ये जो 10 लाख का अमाउंट है ना, इसको हम इंक्रीज करके 12 लाख कर देंगे। कितना कर देंगे, बढ़िया। इन्होंने क्या बोला मेरे को कि आप क्लेम मत लो और ये 10 लाख का जो अमाउंट है वो कितना कर देंगे, 12 लाख। सर आप कभी ना कभी तो क्लेम लोगे ना, हाँ कभी ना कभी लेंगे पर अभी नहीं लेंगे। आप मुझे बताना सोच समझ के, क्या मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ये सर्विसेज दी क्लेम ना लेने की? क्योंकि हमने पढ़ा था सर्विसेज मींस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आप सोच रहे हो कैसे कैसे क्लैरिफिकेशन आते हैं, हमने क्या पढ़ा था, सर्विसेज मींस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आप बस मुझे बताना, क्या मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी क्लेम ना लेने की, हाँ या ना? सोच समझ के बताओ कि सर अगर आपने सर्विसेज भी दी तो ये आपका राइट था, अधिकार था, ये आपका क्या था, राइट था, अधिकार था। सिर्फ क्लेम ना लेने से, अगर आपकी पॉलिसी का अमाउंट 10 लाख से कितना होता है, 12 लाख, ऐसा कोई फोर्स नहीं था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। मैं ये कतई भी नहीं मानूंगा कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिए, सर्विसेज। वो मेरा राइट है, वो मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा है, मुझे क्लेम लेना है तो लूं, मुझे क्लेम नहीं लेना है तो नहीं लूं। और अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं, कुछ तो फायदा दो। मैं नहीं ले रहा हूं क्लेम, मेरे छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं मेडिकल के, मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं, तो जब मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं तो मुझे कुछ तो फायदा दो। तो ये फायदा कैसे करते हैं, पॉलिसी का अमाउंट इंक्रीज करके। आई बात समझ में, बोलो पक्का? तो सर अब इसका क्लेरिफिकेशन सिर्फ सिंपल सा क्या आया, इंश्योर्ड इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू फॉर not claiming the, this is the कौन सा रेट, इंडिविजुअल।
बोलो बात क्लियर है क्या? मेरा एक फ्रेंड है, ये जब आया ना सर्कुलर, मेरा एक फ्रेंड है, उसका काम है इंश्योरेंस का। हम दोनों ने आधा एक घंटा इस पे डिस्कशन करा। मैंने उससे पहले पूरा समझा, मतलब भैया ये कौन सी नई बला है, पढ़ के मेरे को समझ में आ गया नो क्लेम बोनस क्या होता है। पर मैंने बोला अगर कोई भी फील्ड का नॉलेज लेना है, लगा उसको फोन लगाया, वो 1 घंटा चुप ही नहीं हुआ। 1 घंटा वो बोले गया बोले गया बोले गया। बोले देख क्या होगा ना, तूने पॉलिसी ली? मैंने बोला हाँ ली। बोले देख अगर तू क्लेम नहीं करेगा। मैंने हाँ नहीं करूंगा तो? बोले अगर तू क्लेम नहीं लेगा तो हम तेरे को एक बेनिफिट पहुंचाएंगे। उस बेनिफिट का नाम क्या है? नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि जो तेरा पॉलिसी का अमाउंट है वो 10 लाख से बढ़ा के कितना कर देंगे? 12 लाख। आई बात समझ में? बोलो पक्का? तो सर क्या यहाँ पे हम ऐसा माने कि आपने कोई सर्विसेज दी है? नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से ये देखो, डिडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योर्ड। दो तरीके, एक तरीका क्या है? क्लेम बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है? क्लेम उतना ही रहने दो, प्रीमियम को क्या कर दो? बढ़ाएं कि कम करें? नहीं नहीं नहीं, बढ़ाना थोड़ी है, प्रीमियम को क्या कर दो? कब? दो ही तरीके, या तो एक काम करो, क्या करो, पॉलिसी का अमाउंट 10 लाख से कितना कर दो? 12 लाख। मैंने बोला देख मेरे को पॉलिसी का अमाउंट 10 लाख से 12 लाख नहीं करना है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव है? उसने बोला एक काम कर, ये जो प्रीमियम है, ये जितनी तो अभी दे रहा है प्रीमियम, फॉर सपोज करो अगर तू 10,000 रुपए प्रीमियम दे रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, प्रीमियम तुमसे 8,000 रुपए ले लेंगे। आई बात समझ में? एक और चीज, क्या प्रीमियम पे जीएसटी की बातें होगी? भैया प्रीमियम पे तो जीएसटी की बातें होगी ना, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। क्या प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा? 100% प्रीमियम पे तो जीएसटी की बातें होगी। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? नो क्लेम बोनस। तो बिल्कुल यहां से ध्यान से देखो, फॉर कुछ करना या फॉर कुछ ना करना? कुछ ना करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग द इंश्योरेंस क्लेम। देखो क्या क्लैरिफाई हुआ है? NCB cannot be considered as consideration for any supply provided by the insured to the insurance company। ये कोई सप्लाई वप्लाई नहीं है, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, इसे आप एक कंसिडरेशन मत मान। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो सिंपल सा सर्कुलर है, इसको अननेसेसरी वो कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं दो क्रक्स बताऊं इसका, एक लाइन का क्रक्स, इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी है कितने की? 10 लाख। उन्होंने कहा आप क्लेम मत लो, मैंने बोला मेरा क्या फायदा? उन्होंने बोला हम आपको दो स्कीम देते। पहली स्कीम, तो ये जो आपकी 10,000 की प्रीमियम लग रही है ना, हम एक काम कर देंगे, अगर आपको पॉलिसी 10 लाख की रखनी है तो हम आपसे प्रीमियम कितना ले लेंगे? 8,000। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कुछ मत करो, यही रहने दो, पॉलिसी का अमाउंट 10 लाख से कितना कर देंगे? 12 लाख। क्लेम करना या न करना ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा हूं। काय की सर्विसेज? क्लेम ना करने की। अरे ऐसी कौन सी सर्विसेज होती है? सर्विसेज ऐसी कोई होती है क्या कि क्लेम ना करने की मैं सर्विसेज दे रहा हूं? तो ये कोई सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे कोई वैलिड कंसिडरेशन चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें होने वाली नहीं। आई बात समझ में? बोलो पक्का? सर आज हमने है ना 3 बातें देखी है, 3 सर्कुलर, 3 क्लैरिफिकेशन देखी। कौन कौन से 3 क्लैरिफिकेशन देखे? पहला हमने देखा डोनेशन वाला, दूसरा हमने देखा आर्टवर्क वाला, और तीसरा हमने देखा कौन सा? नो क्लेम बोनस। ठीक है, आंसर लिख के आओगे क्या एक? ठीक है, जैसे मैंने आंसर लिखा है वैसे ही आप आंसर लिख के आना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।